सभी प्यारे प्रशिक्षुओं को मैं नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डीलर अर्थात बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र बाल विकास के बारे में चर्चा करेंगे। बाल विकास में इसके पहले 105 क्वेश्चन तक कराया जा चुका है। 105 105 क्वेश्चन तक कराया जा चुका है। आज जो हम बात करेंगे वो 106 नंबर से बात करेंगे। अगर ये 105 क्वेश्चन तक आप नहीं देखे होंगे तो इसकी प्लेलिस्ट बनाई गई है। बाल विकास की प्लेलिस्ट बनाई गई है। यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर बाल विकास सीरीज राजन सीरीज के नाम से बनाई गई है। वहां पे जाकर के आप प्लेलिस्ट से क्लास को ले सकते हैं और 105 प्रश्न तक बहुत अच्छी तरीके से वहां पे बताया गया है, समझाया गया है। ठीक है। और आपको ये पता है कि आपका ये जो सब्जेक्ट है ये 50 नंबर का आता है और टाइमिंग होता है इसका कितना? टाइम होता है 2 घंटा। 2 घंटे में 50 नंबर के करने होते हैं और बहुविकल्पी बहुत मायने रखता है क्योंकि यहाँ पे लिखना नहीं होता है। 1 नंबर का एक प्रश्न रहता है, लिखना कुछ भी नहीं होता है, बस केवल टिक लगाना होता है। मतलब मीन्स इसमें देख करके जो ऑप्शन सही है उसी को लिख दिया जाता है अपनी कॉपी में। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको 1 नंबर मिल जाते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि जो हमारे बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं वो 15 क्वेश्चन आते हैं। 50 नंबर वाले में 15 क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी रहता है। बहुविकल्पी 15 क्वेश्चन तक रहता है। 15 क्वेश्चन का मतलब हुआ कि आपका 15 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाता है। अगर जितने बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं 150 200, अगर अच्छी तरीके से आप उनको याद कर लीजिए, देख लीजिए, तो आसानी से आपके 15 नंबर यहीं से मिल जाते हैं। ठीक है। उसके बाद 15 नंबर आपके हो जाते हैं किससे? अति लघु उत्तरी से हो जाते हैं। और अति लघु उत्तरी में भी एक लाइन में लिखना होता है, बहुत ज्यादा उसमें लिखना नहीं होता है। ठीक। 15 गुना 30 हो गया। और 10 क्वेश्चन आपका क्या आता है? लघु उत्तरी प्रश्न आता है। 10 क्वेश्चन लघु उत्तरी से रहता है। और लघु उत्तरी 2 नंबर का होता है और अति लघु उत्तरी 1 नंबर का और बहुविकल्पी 1 नंबर का, यानी एक प्रश्न 1 नंबर के होते हैं और लघु उत्तरी एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। ठीक। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। अ, जैसा कि प्रश्न दिया हुआ है, 106 नंबर प्रश्न दे रखा है। कला थर्स्टन तथा लीकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? करैर, थर्स्टन तथा लीकर्ट निम्नलिखित में से किसके मापन से संबंधित है? तो इन ये जो है ये आवृत्ति मापन से संबंधित है। देखिए, जो थर्स्टन एवं लीकर्ट ने क्या किया 1927 में, किसमें? 1927 में आवृत्ति मापन के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया। मतलब इसकी मापन के लिए नियम का प्रतिपादन किया। वो कब किया? 1927 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन ब सही होगा। अगला कह रहा है बुद्धि का तरल मोजक मापक किसने दिया? बुद्धि का तरल मोजक मापन किसने दिया? तो कैटल हो गया, गिलफर्ड हो गया, थर्स्टन हो गया, स्पीयरमैन हो गया। तो बुद्धि का जो तरल मोजक मापन दिए थे वो कैटल जी ने दिया था। किसने? कैटल जी ने। देखिए, इन जो स्टेटमेंट है इनको आपको याद रखना होगा। और हमने आपको शायद पिछली क्लास में बताया था कि जो आपके स्टेटमेंट होते हैं वो आपके बीटीसी के उद्देश्य से थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आपके टेट और सीटेट के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और आपको टेट और सीटेट तो पढ़ना ही पड़ेगा, बिना उसको निकाले कुछ आगे होने वाला नहीं है। तो इसलिए इन चीजों को ध्यान रखते हुए चलिए, जिससे कि जब आप टेट या सीटेट का एग्जाम दें तो आसानी से यहाँ से कवर हो सके। चलिए, अगला प्रश्न क्या रहा है? 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो देखिए, जो 16 पीएफ का उपयोग होता है ये भावी शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के कार्यों को आसान बनाने वाले कारकों से संबंधित एक व्यक्तिगत कह लीजिए आपकी फाइल प्राप्त करके उसका चयन करने के लिए किया जाता है। जो 16 पीएफ का प्रयोग होता है ये हमारे इसका उपयोग भावी शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के कार्यों को आसान बनाने के लिए, उनके विभिन्न कारक से संबंधित उसके व्यक्तित्व फाइल को प्राप्त करने के लिए और उसका चयन करने के लिए किया जाता है। तो 16 पीएफ का प्रयोग सृजनात्मक हुआ, व्यक्तित्व हुआ। तो आपको यहाँ से मिल गया होगा कि इसका प्रयोग
व्यक्तित्व मापन हेतु किया जाता है। अगला प्रश्न का है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? तो कौन सा आधारित है? अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, सक्रिय अधिगम, पारस्परिक शिक्षण, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञात्मक विकास। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? तो वो है आपका पारस्परिक शिक्षण। ठीक है। अगला प्रश्न करा, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डेवी के अनुसार समुचित है? यानी कौन सा ठीक है? जॉन डेवी के अनुसार कौन सा एक स्टेटमेंट है जो ठीक है? कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, न कि सुनना चाहिए। बिल्कुल गलत है। कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण न करके बल्कि छात्रों की सुने, वो क्या कर रहा है, वो क्या बोल रहा है, उसकी ज्यादा से ज्यादा बच्चों की बात को सुने और उनकी बातों को जवाब देने का प्रयास करें। मारना चाहिए, ये तो 101% कतई करना ही नहीं है। अगर आप लोग टीचर भी बन जाइएगा तो आप ये मत करिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट्स के थ्रू ये ऑर्डर नहीं है कि आप बच्चों को मार सकते हैं। मारना तो छोड़ दीजिए, मारना तो बहुत दूर की बात है। आप उसे कुछ इस तरीके के भाषा का यूज नहीं करेंगे, इस तरीके के लैंग्वेज का यूज नहीं करेंगे जिससे कि वो गलत हो। तो मारना तो बहुत दूर की बात है। सरकार कहती है कि आप बच्चों को प्रेम से पढ़ाइए, मतलब उनको खेल खेल में पढ़ाइए, इस तरीके से पढ़ाइए, इस तरीके से सिखाइए, उनको मारना नहीं है। अगला करा, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। बिल्कुल, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। तो ऑप्शन स सही है, सभी नहीं। ऑप्शन स सही है। अगला करण, निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता है। यानी ऐसा कौन सा लक्षण है जो मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता है? भग्नाशा, तनाव, संबंध, चिंता। एक ये भग्नाशा है, ये तनाव है। तनाव आप जानते हैं कि तनाव हमारी मानसिक विकार को दिखाता है। जिस दिन हम जिस समय कोई व्यक्ति तनाव में रहता है तो आप तुरंत चेहरा पढ़ लेते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशान है। चिंता ग्रसित है, तब भी आप जान जाते हैं कि ये मानसिक विकार से ग्रसित है, यानी इसको किसी न किसी प्रकार की दिक्कत है। चिंता, संबंध से कोई मतलब नहीं होता है मानसिक विकार से। तो ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी होती है? सवाल क्या कह रहा है, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है? शल्य चिकित्सा, कवि, वाचक, राजनीतिक नेता। तो शारीरिक गति बुद्धि रखने वाले के लिए शल्य चिकित्सक हो सकती है। अंतिम अवस्था जो हो सकती है वो क्या हो सकती है? शल्य चिकित्सक। अगला क्रम, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। बताइए, श्रवण बाधित यानी श्रवण का मतलब जो कान से ना सुनता हो। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या ब्रेल लिपि प्रयोग करेंगे? नहीं, ये दृष्टि बाधित के लिए होता है। ये हमारी दृष्टि बाधित के लिए होता है ब्रेल लिपि। सांकेतिक भाषा, हाँ बिल्कुल। सांकेतिक भाषा आप देखते होंगे, जो लोग सुनते नहीं है उनको हमने हाथ से समझाते हैं कि ये लीजिए, पानी पीना है तो हाथ में ग्लास लेके ऐसे ऐसे करेंगे तो वो समझ जाते हैं। मुंह में लगाएंगे, समझ जाते हैं कि हाँ ये पानी पियेंगे, इनको वो चीज चाहिए। या वो भी जब नहीं सुनते हैं तो उनको भी लगता है कि हमें बोलना बेकार है, वो भी अपने इशारों से समझाते हैं तो हम भी उसकी बातों को समझ जाते हैं। तो श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है कौन सी भाषा? सांकेतिक भाषा। अगला, सृजनात्मक मुख्य रूप से संबंधित है किससे? मॉडलिंग से, अनुकरण से, अपसारी चिंतन से, अपसारी चिंतन से। जो सृजनात्मक होता है, सृजनात्मक का मतलब होता है फैलाव। सृजनात्मक का मतलब क्या हो जाता है? फैलाव एक तरीके का। तो अपसारी चिंतन हो जाता है। ठीक है, कैसा हो जाता है? अपसारी टाइप का हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन आप बता सकते हैं कि चौथा ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलिए, अपसारी चिंतन। अगला कलर, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज की भाषा के लिए निहित है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज की भाषा के लिए निहित है। तो कौन सी निहित है वो? एक भाषा, द्विभाषा, तीन भाषा, बहुभाषा। तो ये आपका है
3 भाषा है। इसको ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा है 2005 की, उसका दस्तावेज में जो भाषा है वो 3 भाषा के लिए निहित है। अगला प्रश्न कर रहा है, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं क्या? यानी सामाजिकरण वह प्रक्रिया है, जैसे कोई चीज आप कैसे सीखते हैं जो समाज के लिए उचित होता है, सही होता है, तो उसको आप परिवार से, अपने परिवार से भी सीखते हैं, विद्यालय से भी सीखते हैं, साथियों से भी सीखते हैं, अर्थात इन सभी से सीखते हैं। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं कहाँ? कुछ तो परिवार से सीख जाते हैं, अपने मम्मी पापा को देख करके कि लोग किस तरीके से लोगों के साथ पेश आ रहे हैं। कुछ तो विद्यालय में आ गए हैं सर के द्वारा किए गए कार्यक्रम में। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो समूह बना करके इस तरीके से कार्य करते हैं। तो तरह तरह की चीजें, सारी चीजें मिल जाती हैं। साथियों से फ्रेंडशिप, कुछ अच्छी फ्रेंडशिप अगर है तो वहां भी सीखने को मिल जाती है। तो ऑप्शन 10 सही होगा सभी से। अगला कह रहा है बुद्ध लब्धि मापन के जन्मदाता हैं, तो जो आईक्यू के जन्मदाता हैं, जो उन्होंने पहली बार प्रयोग किया वो है विलियम स्टर्न ने। कौन? विलियम स्टर्न जी हैं। बुद्ध लब्धि मापन के जन्मदाता हैं विलियम स्टर्न जी हैं। ध्यान रखिएगा, बीने टर्मैन ये नहीं, विलियम स्टर्न जो सबसे पहले प्रयोग किए। अगला, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो जो जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि होती है ना, वो उसको ध्यान रखिएगा, वो होती है 25 से 50। कहाँ तक? 25 से 50। लेकिन ऑप्शन ऐसा कुछ दिया है 11 से 120, 81 से 110, 71 से 80, ये तीनों में नहीं है। यानी 71 से कम, हाँ ये 71 से कम में आ जाएगा। 50 है तो मतलब 71 से कम में आ जाएगा। लेकिन जो जड़ बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि होती है वो फिक्स होती है 25 से 50 होती है। इसको ध्यान रखिएगा, कभी कभी हो सकता है इस तरीके से प्रश्न पूछ ले कि जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो वहां पे ऑप्शन ये दे देगा। तो 25 से 50 ध्यान रखिएगा, ये सही रहेगा। ये हो जाएगा 71 से कम, ऑप्शन 10 सही है। अगला, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष था, वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। यानी मानसिक आयु दे रखा है, तो बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है? बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, वास्तविक आयु इंटू 100। तो मानसिक आयु कितना दिया है? मानसिक आयु 5 वर्ष है। वास्तविक आयु कितना दिया है? 4 वर्ष दिया है। इंटू कितना हो जाएगा? 100। भाग दे दीजिए, 4 से काटेंगे 25 चौका 100। अब 25 पंचे 125, 5 इंटू 25, 25 पंचे कितना हो गया? तो एक दोस्तों हो गया 125। तो कितना हो गया दोस्तों? 125 आ गया इसका आंसर 125। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी हैं, आप उन्हें किस प्रकार पढ़ाएंगे? कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, या उच्च कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, या समृद्धिकरण कार्यक्रमों के साथ पढ़ाएंगे, जब वे चाहेंगे? ये सब तो बिल्कुल, दोनों बिल्कुल है ही नहीं। क्योंकि अगर आप एक मेधावी छात्र है तो हम उसको ऊपरी कक्षा में नहीं रखेंगे। जो जिस कक्षा में है, उसको उसी कक्षा में पढ़ाना है भाई। समृद्धिकरण कार्यक्रमों के साथ नहीं, बिल्कुल। तो आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी हैं, आप उन्हें किस प्रकार पढ़ाएंगे? तो हम उन्हें कक्षा के साथ ही पढ़ाएंगे। जिस कक्षा में बच्चा है उसी कक्षा के हम साथ ही पढ़ाएंगे, उसको अलग से नहीं पढ़ाएंगे। अगला, निम्न में कौन सृजनात्मक से संबंधित नहीं है? ऐसा कौन सी है जो सृजनात्मक से संबंधित नहीं है? मौलिकता है, प्रवाह है, मितव्ययिता और उपयोगिता। उपयोगिता भी है, आपका मितव्ययिता नहीं है सृजनात्मक से संबंधित। अगला कह रहा है वाटसन ने प्राथमिक संवेगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से विद्यमान कितने संवेगों को बताया है? तो उन्होंने 3 संवेगों को बताया है। कौन कौन? एक तो आपका है भय हो जाएगा, क्या? एक भय हो गया, दूसरा क्रोध हो गया, बच्चे बहुत करते हैं ये, डरते हैं, गुस्सा बहुत करते हैं। और तीसरा आपका क्या हो जाएगा? भय, क्रोध, और तीसरा हो जाएगा प्यार। क्या हो जाएगा? प्यार। प्यार विरोध करते हैं। तो वाटसन ने प्राथमिक संवेग 3 बताए हैं, भय, क्रोध, प्यार। ऑप्शन ब सही है। अगला,
बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है ये। टेट सीटेट में भी पूछता है और बीटीसी में भी पूछता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन जी हैं। कौन है? स्पीयरमैन। किशोरावस्था को किस विद्वान ने गंभीर उथल-पुथल की अवस्था कहा है? तो इसको भी ये देखिए 2015 और 2018 में पूछा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टैनले हाल ने कहा है कि किशोरावस्था जो होती है ये गंभीर उथल-पुथल की अवस्था होती है। इसमें बच्चा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और बहुत तर्क-वितर्क भी करता है। दूसरी चीज लड़ाई झगड़े पे भी आ जाता है। तो ये इसे उथल-पुथल की अवस्था कहते हैं। विरोधाभास पैदा होता है इसमें। चीजों को विरोध करता है। हम कहते कुछ और है, करता कुछ और है। ठीक है, तो इसे उथल-पुथल की अवस्था कहा जाता है। अगला आनुवांशिकता का वाहक होता है, तो आनुवांशिकता का जो वाहक होता है वो जीन्स होता है। ठीक है, क्या होता है? जीन्स होता है। इसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें हमारी क्लियर होती हैं कि कुछ चीजें क्या होती हैं कि हमारे माता पिता पे चली जाती हैं, जो बच्चे की कुछ आदत होती है या कुछ ऐसी चीजें हैं जो माता पिता पे चली जाती हैं, तो वो जीन्स पे ही डिपेंड होता है। अगला प्रश्न 2015 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? कौन सा ऐसा परीक्षण है जो व्यक्तित्व का मापन करता है? भाटिया बैटी परीक्षण, टीएटी परीक्षण, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण, क्रूडर प्राथमिकता प्रपत्र। आपका यही है, क्रूडर प्राथमिकता प्रपत्र। 2015 में प्रश्न पूछा है, इन सब प्रश्नों को ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा पेचीदा प्रश्न है। अगला कह रहा है, एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक अथवा व्यक्ति किसी भी परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करता है। एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक व्यक्ति किसी भी परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करता है, वो क्या कहलाता है? उसमें व्यक्ति चिंतन करता है, कल्पना नहीं, बहुत ज्यादा चिंतन करता है। किसी परिस्थिति का सामना करना हो तो चिंता में डूब जाता है कि हमको इससे कैसे निकलना है, कैसे किस तरीके से हम इसको करें कि इस पे हम सक्सेस हो जाएं, कैसे ये हमारी समस्या का समाधान होगा। तो ये केवल मात्र एक चिंतन करने से होता है। तो ये है ऑप्शन द। अगला कह रहा है, वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है कहलाता है। ध्यान रखिएगा, वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या यानी कोई नई रचना या अपने विचारों को प्रस्तुत करता है या कोई नई विचारों को प्रस्तुत करता है, तो क्या कहलाता है? सृजनात्मक। सृजनात्मक की ये परिभाषा है। सृजनात्मक की ये परिभाषा है कि वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति कोई नई रचना या कोई नया विचार को या कोई नई विचार को प्रस्तुत करता है, क्या कहलाता है? सृजनात्मक कहलाता है। 2015 में पूछा है, 16 में पूछा है, 18 में पूछा है। सोचिए, कंटिन्यू पूछा जा रहा है, 15 के बाद 16, 16 के बाद 18 में पूछा गया है। कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा इसको। कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग किया? ये तो सबको पता होगा कि उन्होंने किसके ऊपर किया था? वनमानुष के ऊपर किया था। इसका नाम क्या था? वनमानुष का नाम क्या था? बताइए, इस वनमानुष का नाम क्या था? मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको बताना होगा कि इस वनमानुष का नाम क्या है, और ये कमेंट करके बताइएगा कि इसका नाम क्या है। ठीक है, कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया है? वनमानुष के ऊपर तो किया है, लेकिन उसका क्या नाम था? मुल्तान था या क्या कुछ और ऐसे समथिंग कुछ नाम है? मैं बताऊंगा नहीं, इसको आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका नाम क्या था वनमानुष का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। यानी अभ्यास और अनुभव के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो हमारा सीखना कहलाता है। सीखना का मतलब क्या? अवधान? नहीं। अधिगम? हाँ, ये अधिगम होता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। 2016 सॉरी 15, 16, 17 कहते हैं कि कुछ प्रश्न ऐसे हो जाते हैं जो रिपीट कर जाते हैं। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि अरे इस बार पूछा गया तो अगले बार नहीं आएगा। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है भाई। वो प्रश्न का ऐसा स्टेटस है, इतना बढ़िया प्रश्न है कि वो रिपीट कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 2023 में आया है प्रश्न तो 2024 में नहीं आएगा, ये बिल्कुल गलत है। 2023 में आया है तो हो सकता है प्रश्न की क्वालिटी अच्छी है, 2024 में भी आ जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा आप, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अगला 131, अभिप्रेरणा की व्याख्या
अवप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। यह कथन किसका है, इसको ध्यान रखिए, याद कर लीजिए इसको। अवप्रेरणा की जो व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, यह स्टेटमेंट हमारे फ्रायड जी का है। किसके है, हमारे फ्रायड जी का है, मैकडूअल का नहीं, स्किनर नहीं, नन नहीं, ये किसके हैं, फ्रायड जी हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? ऐसा कौन सा है जो हमको जन्म में नहीं मिलता है, बाद में वो चीज होती है? भूख, ये तो जन्मजात है। बच्चा जब पैदा होता है तभी रोना स्टार्ट कर देता है, तो उसमें दूध वगैरह पिलाया जाता है, तो ये तो जन्मजात ही है। प्यास, बिल्कुल, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको प्यास लगती है, तो पानी भी तो पिलाया जाता है, दूध पिलाया जाए, पानी पिलाया जाए, तो ये तुम्हारे जन्मजात हैं। आदत, हाँ, आदत ही है जो बाद में पड़ती है, पहले कुछ नहीं, बाद में देख देख करके आदत खराब हो जाती है। कोई कोई बच्चा बहुत रोता है, मम्मी के पास ही जाने के लिए जिद करता है। कोई बच्चा ऐसा होता है कि पापा के पास जाने की जिद करता है। तो बहुत सारी आदतें यहाँ पे होती हैं, वो आदत ढल जाती है। किस तरीके से आप बच्चे के साथ ट्रीट कर रहे हैं, उसी के अनुसार वो आदत हो जाती है। तो ये आदत ही है जो जन्मजात प्रेरक नहीं है। नींद भी हमारा जन्मजात प्रेरक ही होता है। ठीक, ये ऑप्शन सर। अगला, असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव तब करेगा जब उसे स्वतंत्र अध्ययन में कर दिया जाए, तब वो बहुत डिस्टर्ब रहेगा, उसको बहुत कठिनाई होगी। तो स्वयं पाठ को तैयार करने में नहीं, स्वतंत्र अध्ययन में, हाँ यही है, स्वतंत्र अध्ययन में उसको कठिनाई होगी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? ऐसा कौन सा बाह्य कारक है जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकता है, यानी उसकी रुचि पैदा ही नहीं होती है कक्षा में? ऐसे कौन से कारक हैं? भावना और मनोभाव, संस्कृत और प्रशिक्षण, बालक का दृष्टिकोण, लक्ष्य और प्रयोजन। तो आपका है संस्कृत और प्रशिक्षण, ये बाह्य कारक है जो रुचि लेने से रोकता है। अगर संस्कृत और प्रशिक्षण अच्छे से उनको किया जाए, कराया जाए, तो उनको ये परेशानी नहीं होगी। तो ऑप्शन कौन सही है? तो अपराधी बालक होते हैं कौन से, जो असामाजिक कार्य करते हैं, यानी जो समाज के स्तर से नहीं होता है, जो समाज के स्तर से सही नहीं है। अपराधी बालक, जैसे किसी का मर्डर कर देना, ठीक है, और किसी को गाली दे देना, तो ये सब असामाजिक कार्य हैं जो समाज के अनुसार से सही नहीं है। दूसरा, जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, नहीं, शिक्षक के लिए सिरदर्द अलग की चीज हो जाएगी। जो कक्षा में प्रथम आते हैं, कक्षा में प्रथम आएंगे तो अपराधी कहाँ रहेंगे भाई, वो तो अच्छे में आ जाएंगे ना, वो तो प्रतिभाशाली में आ जाएंगे। जो समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं, नहीं, जो असामाजिक कार्य करते हैं, वो इस समाज में रहना पसंद नहीं करते, वो भी इसी में आ जाएगा, इसी में। तो इसलिए जो असामाजिक कार्य करते हैं, ऑप्शन यही सही होगा। अगला, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में होता है, बहुत चर्चा कर दिया गया इस पे। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में डिसग्राफिया होती है, कौन सी होती है? डिसग्राफिया, जो शारीरिक रूप से सही सक्षम नहीं है। अगला, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं कौन बालक? पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि बालक, सभी। तो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत क्या होते हैं हमारे, ये सभी आते हैं, ठीक है। इसमें पिछड़ा बालक भी आ जाएगा, कहते हैं ना कि अरे बड़ा विचित्र बालक है ये, बड़ा अलग है, विशिष्ट बालक है ये। अब वो चाहे प्रतिभाशाली में आ जाए, चाहे मंद बुद्धि में आ जाए, कुछ ऐसा कार्य करे, चाहे वो पिछड़े में आ जाए, तो ऑप्शन 10 सही है। अगला, साइजोइड वर्ग में कौन से बालक आते हैं? साइजोइड, ठीक है, ये सा ई जो इड, साइजोइड, ये होता है साइजोइड। साइजोइड में कौन से बालक आते हैं? साइजोइड को पहले समझ लीजिए, साइजोइड है क्या। इसमें जो होते हैं ये प्रतिभाशाली वाले बालक, प्रतिभाशाली या प्रखर बालक आते हैं। कौन से? या तो प्रतिभाशाली होंगे अथवा प्रखर। प्रतिभाशाली या प्रखर वाले बालक आते हैं। देखिए, साइजोइड वर्ग वह होता है जिसमें बच्चे बेहद क्या होते हैं, प्रतिभावान होते हैं। जो साइजोइड होता है, इसमें बच्चे क्या होते हैं, बहुत ही प्रतिभावान होते हैं।
बहुत ही अच्छे क्वालिटी के बच्चे होते हैं, बहुत उनकी दिमाग बहुत शार्प होती है और किसी भी विषय को अच्छी तरीके से वो समझ सकते हैं। यही साइजोइड होता है। यानी ये इसमें जो बच्चे आते हैं वो प्रतिभाशाली अथवा प्रखर बच्चे आते हैं, उनको कोई भी विषय आप समझाएंगे तो बड़ी आसानी से उस चीज को समझ सकते हैं। और ऐसे बच्चे जो होते हैं वो विशेष प्रतिभा से युक्त होते हैं। ठीक है, तो यही आपका साइजोइड है। साइजोइड में प्रतिभाशाली अथवा प्रखर बच्चा आता है और इसमें बच्चे बेहद प्रतिभावान होते हैं और किसी भी विषय को अच्छी तरीके से अगर आप अगर किसी विषय को समझा है तो वो उस विषय को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा? प्रतिभाशाली बालक। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 139 कह रहा है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह कथन किसका है? सैफर, हैंडफील्ड, ड्रेवर, लैंडेक। तो ये कथन जो होता है ड्रेवर का है। हमने बताया कि स्टेटमेंट आप याद रखिए, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? फिर से वही प्रश्न, सांकेतिक भाषा किसके लिए होता है? श्रवण दोष के लिए होता है। दृष्टि दोष के लिए क्या होता है? लिपि, ब्रेन लिपि। ठीक है, ये होता है। अगला, बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है कहलाता है, क्या कहलाता है? 2016 में प्रश्न पूछा गया है। ये पिछली क्लास में शायद ऐसा प्रश्न कराया जा चुका है। तो ये मेच्योरिटी होती है, यानी परिपक्वता होती है। जैसे जैसे बच्चा परिपक्व होगा वैसे वैसे अपने कार्यों के लिए वो सचेत और सजग होगा और उसी तरीके का वो कार्य कर लेगा। अगला प्रश्न, थार्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की है? तो आपको पता होगा, थार्नडाइक बताया गया है कि इन्होंने तीन चर्चा की है, तीन नियम की। पहला कौन सा नियम? एक तो आपका प्रभाव का नियम होता है। कौन सा? प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम। और दूसरा आपका होता है अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम। और तीसरा होता है आपका तत्परता का नियम, तत्परता का नियम, यही होता है। ठीक है, तो तीन नियम है, तो ऑप्शन ब सही है। प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम। चलिए अगला, पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया था? ऊपर किया था। ये वनमानुष दिया है, वनमानुष गलत है। वनमानुष तो कोलर ने किया था। पावलोव ने अपना प्रयोग किस पे किया है? किस पे किए हैं? कुत्ते पर। पावलोव जी ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किए, जो घंटी बजाते और उसको भोजन देते। धीरे धीरे यही प्रक्रिया करते करते ये देखेंगे, एक बार घंटी बजाएं और भोजन नहीं दिए तो उसके मुंह से लार गिरने लगा। तो ये उन्होंने कुत्ते पर किया है। वनमानुष पे तो कोलर जी ने किया है, जिसका नाम क्या है? सुल्तान। अगला, थार्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया है? तो थार्नडाइक जो है ये अपने बिल्ली पे किए हैं। बिल्ली पे उन्होंने, बिल्ली की कहानी आपको बताया गया है कि एक लोहे का जाली टाइप होता है, उसमें बिल्ली को बंद कर दिया जाता है। उसमें एक लीवर टाइप होता है, जब बिल्ली इधर उधर कूदती रहती है तो लीवर पैर रखती है, तो क्या होता है कि वो खुल, उसका मुंह खुल जाता है और खाने को इस तरीके से खाना उसमें रखा होता है कि जैसे लीवर खुलता है, लीवर दबता है और उसका गेट खुलता है तो खाना गिर जाता है, तो बिल्ली खा लेती है। तो धीरे धीरे समझ जाती है कि इसको हम दबाएंगे तो मुझे खाना मिलेगा। तो ऑप्शन द, कोहलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो कोहलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जानते हैं? पूर्ण आकृति अथवा समग्र सिद्धांत, या फिर सूझ का सिद्धांत कहते हैं। ये तीनों देखिए, ये तीनों ध्यान रखिएगा, ऐसे ही आएगा। पूर्ण आकृति भी वही है, समग्र सिद्धांत भी वही है और सूझ का सिद्धांत भी वही है। तो ये हमारा ऑप्शन अ वाला ही सही होगा। पुनर्बलन सिद्धांत नहीं, उद्दीपन सिद्धांत नहीं, क्रियात्मक सिद्धांत नहीं, ये सब सिद्धांत किसी और के हैं। ठीक है, चलिए, व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह व्यक्ति परिस्थिति से में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है, क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका मानसिक स्वास्थ्य। देखिए 2016 में सब प्रश्न ये पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला, बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है, 2017 में पूछा गया है। कब? 2017 में। बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व कहाँ है? बाल विकास की दृष्टि से, बाल शिक्षा की दृष्टि से,
बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से, बाल समायोजन की दृष्टि से। तो बाल विज्ञान जो है ये मेनली आपके बालक के विकास से, चाइल्ड डेवलपमेंट से महत्व रखता है। सबसे ज्यादा महत्व चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए होता है कि हम बच्चे का विकास किस तरीके से कर सकें, और विकास के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है। तो ऑप्शन अ सही। किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? 2017 में प्रश्न पूछा गया है, और ये टेट और सीटेट के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है। टेट व सीटेट के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये स्टैनले हॉल का होता है। तनाव, तूफान था, विरोध की अवस्था, स्टैनले हॉल जी ने दिया। प्रयास तथा त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो प्रयास तथा त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? यह है सी एल हल, पाउलाव, थांडाइक, वुडवर्थ। तो ये है प्रयास तथा त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक थांडाइक जी हैं। कौन है? थांडाइक जी हैं। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न कह रहा है किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा अन्य किसी कर्म, विषय अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त होना क्या कहलाता है? 2015 में प्रश्न पूछा गया है। तो ये आपका कहलाता है सीखने का अंतरण। क्या कहलाता है? सीखने का अंतरण कहलाता है। अल्पकालीन स्मृति नहीं, दीर्घकालीन स्मृति नहीं, अनुसरण नहीं, अनुसरण मतलब दोहराना। किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा अन्य किसी कर्म, विषय अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त होता है। यानी हम किसी विषय को पढ़े हैं और उस पे कार्य किए हैं, उससे जो हम सीखे हैं, अगर वो सीखने वाली ही परिस्थिति, मतलब वो चीजें हमारे अंदर रहे और उसका प्रयोग हम करके कोई अन्य लाभ प्राप्त कर ले रहे हैं, यानी जो हम पहले सीख चुके हैं। जैसे क्या है, एक मैकेनिक होता है, कोई भी चीज, एक मैकेनिक है, फैन को बनाना सीख लिया है। ठीक है, पहले वो धीरे धीरे सीखा है, अब जब वो सीख चुका है तो अब उसका उपयोग करेगा ही ना, करेगा वो। अब उसका जब उपयोग करेगा तो उसको लाभ प्राप्त होगा। तो ये चीजें किससे है? ये चीज सीखने के अंतरण से है, अर्थात अधिगम अंतरण से है। ठीक है, किससे है ये? अधिगम अंतरण से होता है। चलिए, अगला। व्यक्ति में विद्यमान विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए बाध्य हो जाता है कहलाता है। यानी व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए बाध्य हो जाता है, क्या कहलाता है? मोटिवेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? मोटिवेशन, अर्थात अभिप्रेरणा कहलाता है। जैसे जैसे आप लोग को पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बीच में मोटिवेट किया जाता है कि आप लोग ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान रखिए, चीजों को पढ़िए अच्छी तरीके से। आपके 100% है कि 95 से 96% आसानी से बन जाएंगे, लेकिन ये कब? जब आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे। और आपके लिए एग्जाम नजदीक आ गया है तो इसलिए आप बिल्कुल लग जाइए। तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन का कार्य किया जा रहा है, आपको एक तरीके का उत्प्रेरक का कार्य किया जा रहा है। तो वो चीजें जब आपको मोटिवेट किया जाता है तो आप उस कार्य को करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, और आसानी से वो कार्य करते भी हैं। चलिए, ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारण, याद किए गए सामग्री का पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है कहलाता है। ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारण, याद किए गए सामग्री का पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है विस्मरण कहलाता है। यानी जो चीज वो याद कर रहा है लेकिन उसमें वो फेल हो जा रहा है, बार बार फेल हो जा रहा है, तो वो विस्मरण में हो जा रहा है। जैसे कुछ बच्चों का क्या क्या होता है, बार बार बैग लग जाता है। तो बैग लगने का कारण भाई ये नहीं है कि आपके नसीब में लिखा है बैग ही लगेगा, ऐसा नहीं है। आप शायद उस तरीके से पढ़ नहीं रहे होंगे, उस तरीके से चीजों को कंठस्थ नहीं कर रहे होंगे, जिससे कि दिक्कत हो गई होगी, और वो बार बार चीजें भूल जा रही होगी और आपका बैग लग जा रहा होगा। जैसे आप 3 इडियट देखे हैं ना, एक रट्टा मार वाला होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं कि वहां पे सब जब स्पीच देता है सब उल्टा सीधा देना स्टार्ट कर देता है। तो वही चीज है कि वो रट का रटा रहता है, अब उसको नहीं पता होता है कि हम क्या रट रहे हैं, सही है या गलत है ये। तो वही चीजें बार बार वो भूल जा रही है।
अगला कह रहा है विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना क्या कहलाता है। यानी विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर, जैसे आपका अगर इस समय आप बाल विकास पढ़ रहे हैं तो आपका सारा फोकस किस पे है, बाल विकास पे है। तो आप यानी जब सारा फोकस बाल विकास पे है तो स्वाभाविक सी बात है कि जिस पे आपका फोकस रहेगा, आपकी रुचि रहेगी, आपका ध्यान रहेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर, यानी एक ही फैक्ट पर मन को एकाग्र किए रहना क्या कहलाता है। तो आप कहेंगे सर ये ध्यान लगाना कहता है, इसको क्या कहना, क्या कहलाता है ये, ध्यान लगाना, किसी चीज पे हम ध्यान लगा रहे हैं। अगला, पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। तो आपके लिए फार्मूला मैथ खूब पढ़ाया गया है, मैथ में अभी चल भी रहा था कि माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या क्या होती है, पदों की संख्या होती है। तो मुझे बताइए, पदों का योग बटे पदों की संख्या, यही तो कर ना, पदों की संख्या, पदों के योग में पदों की संख्या से भाग दे दिया जाए तो क्या प्राप्त होता है, तो माध्य प्राप्त होता है। तो ऑप्शन कौन सा, द सही है। चलिए अगला, बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है। और देखिए ऊपर वाला सवाल 15-17 में पूछा है, ये भी 16 और 17 में पूछा है। देखिए इस सवाल को रिपीट कर दिया कि नहीं कर दिया, 16 में भी कर दिया, 17 में पूछ लिया। तो बाल विकास का जो विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है, तो बाल विकास का विभाजन 3 अवस्थाओं में किया जाता है। कौन सा, शैशवावस्था, 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 बाल्यावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, यही 3 मुख्य रूप से हैं। वैसे तो भ्रूणावस्था भी है और प्रौढ़ावस्था भी है, लेकिन मुख्य रूप से शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था है। चलिए अगला, अगला प्रश्न 2016 में पूछा गया है, कह रहा है, बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है। यानी जो बालक है, जैसे सपोज दैट हम हैं, कुछ हमारी हैबिट ऐसी होगी जो हमारे पूर्वजों से प्राप्त हुई होगी। तो जो पूर्वजों से जो चीजें प्राप्त होती हैं, आप क्या कहते हैं उसको, जेनेटिक्स कहते हैं ना, कि इनको जेनेटिक्स है, ये चीजें मिल गई है। तो वो आनुवांशिकता कहलाती है, कि बालकों को पूर्वजों से प्राप्त जो गुण होते हैं वो आनुवांशिकता कहलाती है। चलिए मेरे प्यारे भाइयों, अगला क्या कह रहा है, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, थर्स्टन जी ने किया है। किसने किया है, थर्स्टन जी ने। अगला कह रहा है, व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं को व्यक्त करता है क्या कहलाता है। व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं को व्यक्त करता है क्या कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है, उसका व्यक्तित्व होता है। उसकी सारी विशेषताओं को जो व्यक्त करता है उसका एक व्यक्तित्व है, मेरा ये व्यक्तित्व है, मैं ये कार्य नहीं करूंगा, मेरा स्वयं का व्यक्तित्व है, मैं जो भी कार्य करूंगा अपने बच्चों के हित के लिए कार्य करूंगा, उनको अच्छा पढ़ाऊंगा, अच्छा चीजें देने की प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा। और बच्चों का कार्य यह है कि सर की जो क्लास है उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें। तो ये आपका व्यक्तित्व है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए आप लोग भी। मैं अपना व्यक्तित्व निभा रहा हूँ, आपको अपना व्यक्तित्व निभाना होगा, आपको अपनी विशेषताएं दिखानी होगी। मैं यानी हम लोग अपनी विशेषताएं आपके पास रख रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न 2016 में पूछा है, टीएटी व्यक्तित्व, टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया। टीएटी, टीएटी, टीएटी व्यक्तित्व का परीक्षण का निर्माण किसने किया था, सी कोड एम बेकमैन, थर्स्टन। 2016 में प्रश्न पूछा गया, ध्यान रखिएगा। हरमन रॉर्शा, मार्गन एवं मरे, कौन किया था, मार्गन एवं मरे ने। सीएटी परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयोग होता है। तो ये होता है आपके 3 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए। किसने, 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए सीएटी, सीएटी परीक्षण, ये 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए प्रयोग किया जाता है। संवेग का प्रकार होता है, तो संवेग का प्रकार, सॉरी, संवेग का प्रकार नहीं है। तो संवेग, क्रोध, भय और प्रेम, ये संवेग का प्रकार है, ये बालक में रहता है। प्रत्येक बालक में बहुत जल्दी गुस्सा भी होता है और डरता भी बहुत है और प्यार भी बहुत करता है। जब कोई उसे किसी चीज से, किसी व्यक्ति से कोई चीज लेना होता है तो बड़े प्यार से बोलता है, भैया, बाबू, जो भी है, दीदी।
बड़े प्यार से बोल करके उस सामान को लेने का प्रयास करता है। और जब उससे कोई व्यक्ति लेता है तो बड़ी तेजी से क्रोधित होता है, गुस्सा होता है, चिल्लाता है। ठीक है, और जब मम्मी तेजी से डांटती हैं तो डर के वो चीजें दे देता है उसको। तो वही चीज है, संवेग का प्रकार क्रोध भय प्रेम, ये संवेग का प्रकार है। ठीक है, तो इसमें कहा प्रकार नहीं है, तो प्रकार कौन सा नहीं है? ध्यान, ये जो है ये संवेग का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न करा है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है। तो ध्यान रखिएगा, प्रतिभाशाली बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है, आपको बताया भी है 140 अधिक होती है। अगला प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है, 2015, 16 और 19 में पूछा गया है। बालक में संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जीन पियाजे ने कितनी प्रक्रियाओं का वर्णन किया? या अथवा ये भी पूछा गया है कि पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं। 2015 2017 में पूछा है। तो कितनी स्थितियां हैं? 4 स्थितियां हैं, बताया गया है पिछले वीडियो में, ध्यान दीजिए, वहां पे चीजों को बता दिया गया है। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है मध्यमान मध्यांक बहुलक प्रसार। क्या नहीं है? मध्यमान भी है, मध्यांक भी है और बहुलक भी है। ये केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक है। जबकि पूछा केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, तो ये सब ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? प्रसार जो है ये केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। अगला, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द कौन सा है? विकास, परिवर्तन, संस्कृति, तनाव। तो किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला जो एक शब्द है वो है टेंशन, तनाव। क्या है? तनाव है। ठीक है, क्या है? तनाव है। चलिए, अगला कह रहा है बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। कह रहा है ऐसा कौन सा कारक है जो बाल विकास को प्रभावित नहीं करता है? पोषण, पोषण बाल विकास को, बच्चे के डेवलप को प्रभावित करेगा। लिंग भेद, अगर लिंग भेद में, लिंग में भेद करेंगे तो वो भी प्रभावित करेगा। संस्कृति, हाँ ये भी है। तनाव ये ऐसा है जो बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं उनसे तनाव से कोई मतलब नहीं होता जब तक वो किशोरावस्था में न पहुंच जाए। तो तनाव ये है जो उसके विकास को प्रभावित करने में नहीं आएगा। 2017 में प्रश्न पूछा गया है। अगला कह रहा है बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है? बालकों में स्वतंत्रता की जो आकांक्षा होती है किस अवस्था में प्रबल हो जाती है? तो ये है आपका किशोरावस्था में। इसमें बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा आ जाती है, यानी उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है कि तुमको क्या पढ़ना है, क्या खाना है, कैसे रहना है, ये तुम अपना खुद समझो। क्योंकि अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम चीजों को समझ सकते हो, जान सकते हो। तो ये सारी आकांक्षाएं अभी किसमें आती हैं? किशोरावस्था में। शैशवावस्था में तो बच्चे को कुछ पता ही नहीं होता है, 0 से 2 साल तक में क्या पता है उसको, उसमें केवल अनुकरण करता है। बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में चीजें को समझता है, खेलता ज्यादा है, इन सब चीजें आती हैं, लेकिन उसमें स्वतंत्रता और आकांक्षाएं नहीं आती हैं। प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था तो आगे का हो जाएगा, किशोरावस्था से आगे का हो जाएगा, तो ये इसका आंसर सही है। अगला कह रहा है जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है। यह कथन किसने कहा? इस स्टेटमेंट को भी याद रख लीजिएगा। यह कथन किसने कहा था? वुडवर्थ जी ने कहा था कि जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही हमारी क्या है? स्मृति है। जैसे जो कल हम क्लास पढ़ लिए, जो कल हम बाल विकास का क्लास पढ़ लिए हैं, अगर उस चीजों को हम स्मरण करना चाहेंगे तो बैठेंगे और याद करेंगे कल हमने क्या पढ़ा था। तो वही चीज जो है वो, ये इस चीज के जो स्टेटमेंट दिए हैं वो किसने दिया है? वुडवर्थ जी ने दिया है। अगला, परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन क्या कहलाता है? परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है कल्पना। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन क्या कहलाता है? कल्पना करना कहलाता है। ठीक, चलिए, किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना कहलाता है। किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समाहित किया जाना क्या कहलाता है? तर्क कहलाता है। यानी जो हम पिछली चीजें, जो हमारे पिछली चीजें के अनुभव है जो हम सीखे हैं, उसके अनुभव से हम कोई कार्य को करेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा? लॉजिक कहलाएगा। हम इस लॉजिक से कार्य कर दिए। ठीक है, तो हर चीज का एक लॉजिक होता है, और वो लॉजिक आता कहाँ है? जो पिछले से पीछे से आप चीजों को सीखे रहते हैं, उसी से लॉजिक आती है। अगला कह रहा है
प्रश्न 71। ठीक, चलिए आज हम लोग 170 तक कर लें। इसके बाद प्रश्न कितना है? टोटल प्रश्न हमारे पास 212 है, काफी है। 212 हम कहाँ तक किए हैं? 170 तक प्रश्न किए हैं। 170, 30, 200, एक क्लास और अगर होगी तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्लास और कर लेंगे तो 212 हम पहुंच जाएंगे। चलिए आज हम 170 तक किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि एक क्लास में खत्म हो जाए वो। ठीक है, तो अभी आप 170 तक प्रश्नों को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिए। अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की किसी को समस्या आ रही है तो टीएसपी क्लासेस यानी मनोज सर और शिवानी मैम आपके लिए बिल्कुल खड़े हैं हम लोग। कहीं से किसी भी समस्या है, अगर आपको जो चीजें नहीं समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज कमेंट अवश्य कर दिया करिए और उसका समाधान अवश्य निकाला जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। ओके।